हेलो ऑल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल चेतना ड्रीम पाथ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज की हमारी वीडियो 11th क्लास बेसिक अकाउंट टर्म्स जो चैप्टर सेकंड है उसकी आज हमारी लास्ट वीडियो है। और आज के हमारे इस लास्ट वीडियो में जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स बच गए हैं आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमने एसेट्स के रिगार्डिंग तो आपको क्लियर कर दिया था कि एसेट्स होती क्या है। बात आती है कि आज टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, एसेट्स के कितने सारे टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो एसेट्स में सबसे पहले आपका आ जाता है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड द लास्ट फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट मतलब ऐसे एसेट्स जो अभी कंटिन्यूसली चल रही हैं। नॉन करंट एसेट्स ये वो एसेट्स हैं जिनको आप रीसेल के पर्पज से नहीं परचेज करते। इन एसेट्स को खरीदने का, परचेज करने का एक मेन ऑब्जेक्ट है कि ये फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को बेनिफिट देते रहते हैं। अभी बिजनेस को बेनिफिट देते हैं, इनको रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। तो इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर है। आप 4 साल के लिए एसेट परचेज कर लेते हो, 5 साल के लिए एसेट परचेज करते हो, या फिर 8-9 साल के लिए एसेट परचेज करते हो, तो इनका जो टाइमिंग पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर है। इसलिए इनको नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट आ जाती हैं? टेंजिबल एसेट्स, दूसरा आ जाता है इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स मींस ऐसी एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी एसेट्स आ जाती हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, जिनके अंदर आप किस एसेट को टच कर सकते हो? मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारी आपकी टचेबल टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल ऐसी एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी आ जाती है गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो ये एसेट्स के ही टाइप है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इनटेंजिबल एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है वो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। लाइक एग्जांपल लेते हैं गुडविल। गुडविल क्या है? ये वो एसेट है जो दिखाई नहीं दे रही किसी को। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की एक रेपुटेशन है जो बिजनेस की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है बट किसी को सीन आने वाली एसेट्स नहीं आती। तो ये इस टाइप की जितनी भी एसेट्स हैं, पेटेंट्स के आपको राइट एक प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये एसेट्स आपके नॉन करंट में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी करंट एसेट्स। अभी जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर आपकी आती हैं जिनको आप कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, लेस देन 1 ईयर। आपके डेटर, डेटर कौन है? कि जिनको आपने माल बेचा है, माल बेचा है उधार, उन्होंने अभी तक आपका पैसा नहीं दिया, तो वो सामने जो कस्टमर है आपका, वो आपका डेटर है। अब डेटर आपका जो पैसा देगा, अब जो वेट कर रहे हैं बिजनेस, वो बिजनेसमैन 1 महीने, 7 दिन, 8 दिन सिर्फ इतना ही वेट कर सकता है। तो इनके अंदर आपके मैन आ जाते हैं डेटर्स, BR, कैश, बैंक। तो इनको एक तरीके से लिक्विडिटी फॉर्म में रखा जाता है कि जो जितनी ज्यादा जिसको जितनी ज्यादा कैश में लेट कन्वर्ट किया जाएगा उसको हम पहले रख लेते हैं, और जैसे धीरे धीरे करके इस तरीके लिक्विडिटी फॉर्म के अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है। तो डेटर, BR, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे ही अपने क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके करंट एसेट्स में आते हैं। अब बात आती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या आती है? देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स आपकी वो एसेट हैं जो आपकी
नॉन टचेबल है, वो टच नहीं हो रही है, इसका कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। नो रियल एसेट्स, ये आपकी रियल एसेट्स भी नहीं है। रियल एसेट्स क्या है, आ रही है जा रही है, जो रियलिटी है, एक बिजनेस की रियलिटी क्या है, जो दिखाई दे रही है। नो रियल एसेट्स, ये कोई भी एसेट्स नहीं है, कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है इसका। तो अब ये किस टाइप की एसेट्स है, कांट जनरेट कैश, आप इससे कैश भी नहीं ले पा सकते, तो इससे कैश भी जनरेट नहीं होता, कोई इसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, इसकी कोई रियल एसेट नहीं है। ये इस टाइप की एसेट्स होती हैं कि जब कोई भी फर्म एक खर्चा कर देती है, इसमें जनरली उस टाइप के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत हाई लेवल पे कर दिए जाते हैं। लेकिन बिजनेस क्या होता है कि उन एक्सपेंसेस को लॉस की तरह ट्रीट नहीं करता, क्योंकि यदि वो लॉस की तरह ट्रीट करेगा तो बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यदि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है तो कंपनी क्या करती है, 50,000 का खर्चा एकदम नहीं दिखाएगी, तो वो क्या करती है, हर साल इसको ईयरली वाइज पार्ट में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि ये जो खर्चा है जो कंपनी के लिए किया गया है, इसका जो बेनिफिट मिलेगा कंपनी को वो 5 साल तक मिलता रहेगा। तो एस्टिमेट के बेस पे हर साल जो इमेजिन कर रहे हैं वो होगा 10,000 पर ईयर, यानी कि हर साल 10,000 का खर्चा आपको अपने एक्सपेंस की तरह शो करना है। अब टोटल 50 में से फर्स्ट ईयर आप ये पीएल अकाउंट में दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट। तो ये जो 50,000 का टोटल अमाउंट है, अब इसके यदि हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो 10,000 का जो एक पार्ट है वो हम एक साल में पीएल में दिखाएंगे, बाकी जो 40,000 है वो आप बैलेंस शीट में दिखा दोगे एज अ एसेट, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता रहेगा। सेकंड, आप 40,000 बैलेंस शीट में है, मींस आपके पास 10,000 नेक्स्ट ईयर भी पीएल में ट्रांसफर हो जाते हैं डेबिट में, तो आपके पास 30,000 बैलेंस शीट में रहेंगे। ये इस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं जो आप कई सालों में डिवाइड आराम से कर सकते हैं। तो फिक्टिश एसेट्स क्लियर है आपको, नो रियल एसेट्स, कोई भी रियल एसेट नहीं है, इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू भी नहीं है, इससे कोई कैश भी जनरेट नहीं हो सकता। तो हमने एग्जांपल ले लिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे ही आपके फिक्टिशियस एसेट्स में काउंट किए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज की। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के अंदर हमारे दो आते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा हमारा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मीनिंग आपको पहले से ही क्लियर हो चुका है कि लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज मीन्स पेबल टू अनदर पार्टी, यानी बिजनेस को किसी बाहर आउटसाइडर को पैसे देने हैं, अभी तक दिए नहीं है, पैसे देने हैं। बिजनेस ने, फर्म ने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज करने के बाद इनको कैश देना है जो कि अभी तक नहीं गया है। ये तो आ गया बट हमारे पास से कैश नहीं गया, तो ये क्या बन गया, लायबिलिटीज। ये आपकी लायबिलिटीज, यानी अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटीज। अब इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है, देखो इंटरनल क्या है, बिजनेस का इंटरनल, यानी बिजनेस में जो ओनर को पैसा देना है, ओनर जिसका बिजनेस है, बिजनेसमैन को यदि फर्म ने पैसा देना है और बिजनेसमैन ने यदि फर्म में अपना पैसा लगाया है तो वो एज अ सर्वेंट की तरह काम करता है कि यदि वो कमाएगा तो पहले वो अमाउंट देखेगा कि जितना उसने बिजनेस में लगाया है। तो हालांकि ये सारी लायबिलिटीज एंड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जब खत्म हो जाता है तो पूरी पेमेंट करनी होती है ओनर को, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीनिंग की इंटरनल लायबिलिटीज, जो अमाउंट बिजनेस को, फर्म को, ओनर को देना है इंटरनल लायबिलिटीज, जो एक्सटर्नल होता है आउटसाइडर, जो बाहर आउटसाइडर को देना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज के आपके पार्ट्स बन जाते हैं, फर्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज एंड द सेकेंड इज करंट लायबिलिटीज। सेम आपके एसेट्स की तरह नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो
फर्म को, आउटसाइडर को मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ऊपर के लिए, ऊपर यानी 1 साल के बाद पेमेंट करनी है। यानी कुछ अमाउंट होता है जो इतना बड़ा होता है कि कंपनी इकट्ठा पेमेंट नहीं कर पाती, तो उनको टाइम मिल जाता है कि वो उसकी पेमेंट 1 साल के बाद कर सकती है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी लॉन्ग पीरियड्स के लिए पेमेंट की जाती है। तो इसके अंदर आ जाते हैं स्पेशली बैंक लोन, डिबेंचर, यहां पे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बात हो रही है, यानी इनका टाइमिंग मोर देन 1 ईयर है। डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स है उस जिसके ऊपर एक एज अ लोन की तरह काम करता है, जो फर्म्स को बाहर आउटसाइडर को देना होता है क्योंकि उन्होंने पैसा लिया होता है। तो ये सारे ही लॉन्ग टर्म्स लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या आपके ही नॉन करंट में, यानी कि इनका जो टाइमिंग पीरियड होता है पेमेंट करने का वो 1 साल से ऊपर का होता है, तो इन्हें नॉन करंट लायबिलिटीज में रखा जाता है। करंट लायबिलिटीज आपके क्रेडिटर्स जिनकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर करनी होती है। क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम, ये इस टाइप के जो पॉइंट हैं वो सारे ही आपके करंट लायबिलिटीज के पार्ट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो नेक्स्ट पॉइंट होगा ट्रेड पेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये जस्ट अपोजिट मीनिंग है। ये आपका बिजनेस फर्म, ये आपका पार्टी जिससे आपने ट्रांजैक्शंस करने हैं, लेन देन कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसी का नाम लिख लेते हैं एक्स। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारे 2 चीज आती हैं, डेटर्स एंड द सेकंड BR। सेम ट्रेड पेबल के अंदर हम ले लेते हैं क्रेडिटर एंड द सेकंड इज BP। व्हाट इज BP? बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल बना हुआ है किस चीज का? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज किस चीज का? गुड्स एंड कैश, जो कि होना है अभी। अब इन के बीच में एक ट्रांजेक्शन्स होता है। वो ट्रांजेक्शन्स क्या है कि यहाँ पे जिसका बिजनेस है हम उसका नाम रख लेते हैं A। यहां पर A ने X को माल बेचा, उसके बाद X ने A की पेमेंट नहीं करी। आपके लिए इस लाइन को कहा जाएगा गुड्स सोल्ड टू X, यानी कि A गुड्स सोल्ड टू X ऑन क्रेडिट। A ने X को उधार माल बेचा है, तो A ने जब X को उधार माल बेचा है मीन्स कि X ने A की पेमेंट नहीं करी है। तो ये X जब A को पैसा देगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे कैश आ रहा है, तो ये अभी तक नहीं आया, फ्यूचर में आएगा। तो A के लिए वो पहले से ही एक इनकम है, तो फ्यूचर में जो आना है वो इसका अपना हो गया, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। वो मीन्स वो आपका जो कैश आना बाकी है तो वो आपकी क्या है? तो X इसके लिए कौन बन गया? डेटर। और डेटर क्या है? एसेट्स। कैश आ जाता वो आपकी इनकम थी, बट अभी आई नहीं है। एग्जैक्टली जो आपके हाथों हाथ आ रही है कैश, बट नहीं आया, फ्यूचर के लिए रख दिया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है? एसेट्स। तो यहां पर बात हो रही है कि ए ने माल बेचा है X को, X उसके लिए डेटर है, तो डेटर तो आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है बिल रिसीवेबल। क्या है बिल रिसीवेबल? यहां पर A X के ऊपर एक बिल तैयार कर रहा है, क्योंकि उसने माल बेच दिया। पैसा कब तक आएगा? उसको भी पैसा लेना है, जल्दी है कि भाई पैसा तो चाहिए, पता नहीं सामने वाला पैसा दे ना दे, कब दे। तो इसके लिए A X के ऊपर एक बिल तैयार कर रहा है। बिल कौन तैयार करता है? जो माल बेचता है। तो A ने जब माल बेचा है तो A ने साथ के साथ एक बिल बनाया है। बिल किस चीज का? एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज।
जो ट्रांजेक्शन हुआ है गुड्स का, सर्विस का, तो जो भी उसने सर्विस प्रोवाइड करी है, बेची है, उसके लिए वो एक बिल तैयार कर रहा है। बिल्स के ऊपर टर्म्स और कंडीशंस लिखी गई है कि इतने डेट पर इतने अमाउंट का माल एक्स के पास गया है और एक फिक्स पीरियड के बाद वो अमाउंट ए को रिसीव हो जाना है। तो डायरेक्ट कैश नहीं आएगा, बैंक के थ्रू आएगा। तो ये सारा ही जो बिल है, बिल के ऊपर जो अमाउंट है वो रिसीवेबल है, किसके पास आना है, ए के पास आना है। तो ए के लिए वो क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल ए, और ये है एक्स। अब जैसे कि माल बेचते हैं वैसे ही हमारे अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, माल परचेज बाय करने का काम भी हमारा बिजनेस कर रहा है। तो यहां पर ए ने एक्स से माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं। जब उसने अपना गुड्स और परचेज किए हैं, एट दिस टाइम ए ने एक्स को पेमेंट करनी है, जो कि ए ने एक्स को पेमेंट नहीं की। तो इसके लिए क्या वर्ड कहा जाएगा, हमारा बिजनेस ए का है तो हम ए के अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं। ए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में, फ्रॉम एक्स। ए ने माल खरीदा है एक्स से, फ्यूचर में ए ने, यानी कि जो फर्म है जिसका ये बिजनेस है, उसने आउटसाइडर को पेमेंट करनी है। अब ये जो पेमेंट करनी है फ्यूचर के लिए, तो ये आपका क्या है, क्रेडिटर। एक्स ए के लिए क्या है, क्रेडिटर है, कि ए ने इसको पेमेंट करनी है। जिसको भी, जो भी आपके ऊपर डेप्ट है, जो ड्यू करना है आपने, ड्यू टू एक्स, ड्यू टू वाई, ड्यू टू जेड, ड्यू टू राम, ड्यू टू एनीबडी, तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो क्रेडिटर्स है। अब वो क्रेडिटर बीपी में कैसे कन्वर्ट हुआ, बिल्स पेबल में कैसे कन्वर्ट हुआ, सेम वही। यहां पर सेलर एक्स है, एक्स ने इसके ऊपर भी बिल लिखा होगा। अब ए ने जब एक्स ने बिल लिखा है तो वो अपना एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो टर्म्स और कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दिस, उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि ड्यू डेट पर, टाइम आने पर, एक फिक्स डेट पर ए ने एक्स को इतना अमाउंट पे करना है। तो उस बिल के ऊपर जो अमाउंट लिखा गया वो पे किया जाना है, पेबल। फ्यूचर के लिए रिसीव्ड होना है, रिसीवेबल, एंड द पेबल मीन्स आपकी एक लायबिलिटीज है कि बिल के ऊपर लिखा जाने वाला अमाउंट एक ड्यू डेट पर, टाइमिंग पर एक्स को मिल जाएगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल एंड द ट्रेड पेबल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वाउचर। वाउचर क्या है, व्हाट इज वाउचर? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, एनी प्रूफ। वो एक वाउचर ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंट है, जिसके बेस पे आप जो भी ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करते हो वो इसी के बेस पे रखा जाता है। तो ये आपका प्रूफ है जिसके बेस पे आपने जो भी रिकॉर्ड्स बिजनेस में रखे हैं, ये वो एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में क्या है कि डिस्काउंट के आपके टू टाइप है। डिस्काउंट मीन्स रिबेट। सेलर जब अपना माल बेच रहा है तो वो कस्टमर को, अपने ग्राहकों को फैसिलिटी दे रहा है, तो उसमें साथ में डिस्काउंट भी ऑफर कर देता है। तो वो डिस्काउंट किस टाइप का होता है, रिबेट दे रहा है, छूट दे रहा है। तो किस टाइप का डिस्काउंट है जरा ये देख लेते हैं। पहला आपका आता है ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, जो भी सेलर आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, जो सर्विस गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, गुड्स के ऊपर जो लिस्ट प्राइस लगा होता है उसमें फिक्स परसेंटेज से जो डिस्काउंट, जो रिबेट, जो अलाउंस कस्टमर को दिया गया है वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है। यानी जब सेलर, आप अपना माल बेच रहे हैं तो सेलर के लिस्ट प्राइस में से जो एक फिक्स डिस्काउंट होता है वो जब कस्टमर को दिया जाता है तो उसकी एंट्री बुक्स में नहीं की जाती। उसकी एंट्री कभी भी बुक्स में नहीं की जाएगी, और इसको पहले से ही
इनवॉइस या कैश मेमो में से माइनस कर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश, ये डिस्काउंट सेलर अपने कस्टमर को तभी देता है जब उसको कुछ लालच होगा। अभी लालच किस चीज का? जब कोई माल किसी को बेच रहा है उधार में, तो हमेशा अपने उसके साथ एक रिस्क चलता है कि वो पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। तो वो अपने कस्टमर को थोड़ा किस चीज का लालच दे रहा है कि यदि वो 10 दिन में मेरा पैसा लौटा देगा तो मैं उसको 2% डिस्काउंट दूंगा, या फिर यदि वो मेरा जितनी जल्दी लौटाएगा उतनी जल्दी उस हिसाब से उसको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो वो पैसा जल्दी पाने के लिए, अपना अमाउंट जल्दी पाने के लिए वो अपने कस्टमर को अलाउंस दे देता है 5%, 10%, 2%। तो उस डिस्काउंट को का जो ऑफर है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है बस। यदि उसको लिमिटेड टाइम का जो फैसिलिटी है यदि कस्टमर पाना चाहते हैं तो वो सेलर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और वो डिस्काउंट उसको रिसीव हो जाता है। और इस डिस्काउंट की एंट्री, क्योंकि ये जबकि सेलर ने खुद अपनी तरफ से कस्टमर को दिया है, तो इसकी एंट्री बुक्स में की जाती है। अब ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, यदि आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। हो सकता है डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा हो तो वो आपके लिए इनकम हो जाती है। तो इसकी एंट्री बुक्स में दिखाई जाती है। ये पहले से ही ट्रेड डिस्काउंट, पहले से ही डिस्काउंट है, व्यापारिक छूट है जिसकी एंट्री बुक्स में नहीं की जाती है। डिस्काउंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, फर्म को बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, जिसके अंदर आपके सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स, गुड्स टैक्स। तो अब क्या है कि इन सब को, जितने भी टाइप के टैक्स हुआ करते थे, अब फर्म ने क्या करा कि सबको मर्ज करके सिर्फ एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, वो है जीएसटी। यानी गुड्स और सर्विस की जो फैसिलिटी है उस पे जो टैक्स लगता है वो आपका होता है जीएसटी टैक्स। जीएसटी जो टैक्स है सेल के टाइम पे कलेक्ट किया जाता है, परचेज के टाइम पे किया जाता है। कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, किसी और से कलेक्ट नहीं करना, ये सारा ही हम कस्टमर से ही कलेक्ट करते हैं। कोई माल परचेज कर रहे हैं, आप पे कर दो, ये पेमेंट किसको होती है? गवर्नमेंट को। तो जीएसटी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जिस मीनिंग याद करना है, अकॉर्डिंग टू जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जितने भी टाइप के आपके टैक्स हैं, जितने भी तरीके के टैक्स हुआ करते थे, अब उन सबको मर्ज करके एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो है जीएसटी। सेल करने पे आप टैक्स जीएसटी कलेक्ट करते हो फ्रॉम द कस्टमर, एंड परचेज के टाइम पे आप उसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। एंट्री, एंट्री सिंपल सी एंट्री क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो सारी ही आपकी एंट्री है, बुक्स में रिकॉर्ड करना ही आपकी एंट्री है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट क्या है कि कस्टमर, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डेटर, जिस भी डेटर से आपने पैसा लेना है, कुछ टाइम के बाद उस डेटर ने आपको चीट कर दिया, पैसा नहीं मिला। अब वो पैसा नहीं मिला तो क्या है कि वो चला गया, आउट ऑफ कंट्री हो गया, आपको नहीं पता कि वो कहाँ गया। अब आपका पैसा तो डूब गया, दोबारा नहीं मिलने वाला। अब वो पैसा दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उसका अकाउंट तो ओपन कर रखा है, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा। राम को माल बेचा तो राम आपके लिए डेटर बन गया, बट राम का अकाउंट तो ओपन हो गया। अब उसके अकाउंट को क्लोज करना है क्योंकि फ्यूचर में उसे पैसा नहीं मिलने वाला। अब वो क्या, उसका दिवालिया निकल गया, नहीं पैसा देगा, तो ये बैड डेट, मतलब पैसा डूब गया। नेक्स्ट बैड डेट रिकवर्ड। रिकवर्ड, डूब गया पैसा, रिकवर्ड कि आपका डूबा हुआ पैसा मिल गया। उसी से नहीं, कस्टमर बहुत सारे होते हैं, किसी का अकाउंट आप बैड डेट करते हो, किसी का अकाउंट आप रिकवर करते हो। अब बैड डेट करने का मतलब है कि जिस भी डेटर का अकाउंट आपने ओपन किया हुआ था, बैड डेट के नाम से आपने उसका अकाउंट, उसके नाम को क्लोज कर दिया, और आपने बैड डेट एक लॉस है, पैसा डूब गया, तो उसके साथ ही उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। रिकवर्ड
ऐसे ही हमारे पास दूसरा कस्टमर था मोहन। लास्ट ईयर क्या हुआ, हमने उसका अकाउंट को क्लोज कर दिया था। अब अचानक से उस बंदे को भी रियलाइज होता है कि अरे यार मैंने उसका पैसा देना था, तो लास्ट ईयर तो मैंने ले दे के करके उसे पीछे छुटा लिया। लेकिन इस साल क्या हुआ, उसका बिजनेस अचानक से चल पड़ता है, वो दूसरा काम करने लग जाता है या उसका पहले वाला बिजनेस ही काम करना शुरू कर देता है। तो उसको रियलाइज होता है मन में कि यार उसका पैसा दे देना चाहिए, उसने भी टाइम आने पे मेरी हेल्प की थी। तो अचानक से क्या करता है, वो पैसा लौटा देता है। अब एक जिसका फर्म है, वो जब मोहन ए को पैसा लौटा देता है, तो ए ने तो उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, कोई नाम ही नहीं है कि मोहन कौन है। अब मोहन से जो पैसा रिसीव हो रहा है, कैश तो वो उसने ले लिया, बट किस नाम से लिया, मोहन का नाम तो अब लिखेगा नहीं, तो वो बैड डेट रिकवर्ड, यानी जो रिकवर्ड का ये जो अकाउंट ओपन होगा वो बैड डेट रिकवर के नाम से ओपन हो जाएगा कि आपको कैश मिल रहा है, डूबा हुआ पैसा, कोई डूबा हुआ पैसा था, उसके आपको पैसा रिसीव हो गया। तो ये आपकी एक तरीके से इनकम है और ये आपका लॉस है। लॉस आपके पीएल के डेबिट साइड, इनकम आपके पीएल के क्रेडिट साइड लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट मतलब कि ये वो पर्सन है जो लायबल है आपको पे करने के लिए, अपने डेट के लिए, अपने जितना भी ड्यू है, जो उसके ऊपर लोन है, कर्जा है, उसको देने के लिए अभी भी लायबल है। इंसॉल्वेंट जो लायबल नहीं है, यानी दोज पर्सन हु एबल टू पे हिज डेप्ट। पे हिज डेप्ट सॉल्वेंट, नॉट पे हिज डेप्ट इंसॉल्वेंट। उसका दिवालिया निकल गया, अब वो पैसे नहीं दे सकता। सॉल्वेंट जो अभी भी एबल है, अपने जितने भी लोन है, कर्जे हैं, उसके ओव्ड है टू द फर्म, फर्म के लिए ऋणी है, तो वो अपना कर्जा दे सकता है। इंसॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट। नेक्स्ट आ जाता है अपना टर्नओवर। टर्नओवर क्या है भाई? टर्नओवर क्या है? सेल। सेल मतलब जो माल बेचा, बट टर्नओवर टोटल सेल ऑफ अ ईयर, ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो आपकी टोटल सेल हुई है, हम उसको क्या देते हैं? टर्नओवर। इट्स क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, लाइव का मतलब आपको पता है, स्टॉक का मतलब आपको पता है। अभी लाइव स्टॉक तो क्लियर हो गया होगा, ऐसा नहीं है। अकाउंट में लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल से, कि जो बिजनेस में एनिमल यूज किए गए हैं, लाइव स्टॉक, उन्हें लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइक बिजनेस में आप कई बार क्या नाम है, ऑक्स का यूज करते हो, हॉर्सेस का यूज करते हो, तो ये जो आप एनिमल का यूज कर रहे हैं बिजनेस में, वो बिजनेस की एक प्रॉपर्टी है, लाइव स्टॉक है, ये एसेट्स हैं। एंड द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट सेम वही, इन्वेस्ट करना, यानी फर्म ने अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होता है ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके, अच्छा पैसा वापस मिल सके विद इंटरेस्ट। तो जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो एक बिजनेस की प्रॉपर्टी है कि फ्यूचर में काम आ जाती है, इन्वेस्टमेंट। एंड द लास्ट इज स्टोर्स। स्टोर वर्ड किसके लिए यूज किया गया? स्टोर वर्ड यूज किया गया है पर्टिकुलर उस चीज के लिए जहां पर जो बिजनेस है, बिजनेस के जो चीजें रखी जाती हैं, लाइक जैसे मशीनरी के इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं, तो ये लुब्रिकेंट्स, ये सारे ही चीजें जहां पर आपकी रखी जाती है, वो एक तरीके से रीसेल के पर्पज से नहीं परचेज की गई है, इनको बिजनेस में कंजप्शन के लिए यूज किया गया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया गया है, तो वो सारे क्या है? स्टोर्स। तो आज आपके बेसिक अकाउंट टर्म्स के सेकंड चैप्टर 11th क्लास का ये कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो आज आपका होमवर्क मिल गया होगा आपको, ये सारे ही आपने टर्म्स रिवाइज करने हैं। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे, और नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी, तब तक के लिए नमस्कार।